नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आधुनिक राज्य यानी मॉडर्न स्टेट के काम करने के तरीके से सीधे जुड़ा है। सोचिए, जब सरकारी कामकाज इतना ज्यादा बढ़ गया है तो उनसे जुड़े हजारों कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स आखिर सॉल्व कैसे होते हैं। आम अदालतों के बिना सरकार आखिर इन तकनीकी और पेचीदा मामलों को कैसे सुलझाती है? सोचने वाली बात है ना। हमारी आम अदालतों के पास इतना समय या स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज कहाँ है कि वो हर एक टेक्निकल डिस्प्यूट को बारीकी से समझ सकें। यही तो हमारा आज का मेन मुद्दा है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, ट्रिब्यूनल्स का उदय। दूसरा, इनके अंदर की कार्यप्रणाली। तीसरा, निष्पक्षता के नियम। चौथा, अदालत और ट्रिब्यूनल्स के बीच का अंतर। और आखिर में जुडिशियल रिव्यू की पावर। भाग 1, ट्रिब्यूनल्स का उदय, द प्रॉब्लम एंड द शिफ्ट। तो हुआ ये कि जैसे जैसे मॉडर्न वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बड़ा हुआ, सरकार के पास काम बहुत बढ़ गया। सरकार अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि टैक्सेशन, लेबर और एनवायरनमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स कामों में लग गई। इसका नतीजा, हमारी आम अदालतों में इन तकनीकी मामलों का ढेर लग गया। वहां जल्दी फैसला मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और इस बोझ को हटाने के लिए जन्म हुआ ट्रिब्यूनल्स का। इसे याद रखने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, वेट FSS। W से वेलफेयर स्टेट का बढ़ना, E से एक्सपर्टीज की जरूरत और T से टेक्निकल डिस्प्यूट्स। फिर आता है F यानी फ्लेक्सिबल प्रोसीजर और अंत में S और S यानी स्पीडी एडजुडिकेशन और स्पेशलाइजेशन। बेसिक फंडा यह है कि ट्रिब्यूनल्स को खास तौर पर तेजी से और टेक्निकल समझ के साथ फैसला सुनाने के लिए डिजाइन किया गया था। भाग 2, इनसाइड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, समाधान को परिभाषित करना। अब समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन यानी प्रशासनिक न्याय निर्णयन आखिर है क्या। ये वो प्रक्रिया है जहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या विशेष ट्राइब्यूनल्स विवादों का फैसला करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बड़ा अनोखा है, क्योंकि ये रोजमर्रा के प्रशासन और न्यायिक फैसलों का एक परफेक्ट मिक्स है। ये पूरी तरह से अदालत तो नहीं है, पर अदालत जैसा काम जरूर करते हैं। इसीलिए इन्हें अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल संस्थाएं कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन ट्रिब्यूनल्स को ताकत कहां से मिलती है? जवाब है हमारे संविधान से। 1976 के 42nd अमेंडमेंट ने इनके लिए एक सॉलिड बेस तैयार किया। आर्टिकल 323A खास तौर पर पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट्स के विवादों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाता है। वहीं आर्टिकल 323B अन्य मामलों जैसे टैक्सेशन और लेबर डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने की परमिशन देता है। ये दोनों आर्टिकल्स इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। ट्रिब्यूनल्स की प्रक्रिया सच में बेहद सरल और सीधी है। देखिए, सिर्फ 6 कदम हैं। पहला, एप्लीकेशन फाइल करना। दूसरा, दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना। तीसरा, उनका रिप्लाई आना। चौथा, हियरिंग यानी सुनवाई। पांचवां, एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच। और छठा, सीधे डिसीजन यानी फैसला। सिविल कोर्ट्स की वो लंबी और थका देने वाली टेक्निकल प्रक्रियाओं को यहां बिल्कुल हटा दिया गया है ताकि स्पीड बनी रहे। भाग 3, द रूल्स ऑफ फेयरनेस, प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत। अब यहां एक जरूरी बात, भले ही ट्रिब्यूनल्स का प्रोसीजर काफी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन उन्हें फेयरनेस यानी निष्पक्षता के कड़े नियमों का पालन करना ही पड़ता है। पहला नियम है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ये लैटिन टर्म सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। नो पर्सन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। न्याय की शुरुआत हमेशा एक अनबायस्ड जज से होती है। अगर डिसीजन लेने वाले का उस मामले में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो फैसला कभी ठीक नहीं हो सकता, है ना। ये नियम बायस को पूरी तरह खत्म करता है। और दूसरा नियम है ऑडी अल्टेरम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो नियम 1, जज निष्पक्ष हो, और नियम 2, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का फेयर चांस मिले। ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स लीगल सिस्टम को काफी सरल और न्यायपूर्ण बनाते हैं। ट्रिब्यूनल्स को हर हाल में इन दोनों रूल्स ऑफ फेयरनेस को मानना ही पड़ता है। भाग 4, कोर्ट्स वर्सेस ट्रिब्यूनल्स, एक तुलनात्मक मूल्यांकन। चलिए अब इन दोनों व्यवस्थाओं का आमने सामने कंपैरिजन करते हैं। जहां ऑर्डिनरी कोर्ट्स का दायरा जनरल होता है और प्रोसीजर काफी फॉर्मल होता है, वहीं ट्रिब्यूनल्स का दायरा स्पेशलाइज्ड होता है और उनकी प्रक्रिया काफी फ्लेक्सिबल होती है। पर यहां सबसे दिलचस्प अंतर उनकी एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञता में है। कोर्ट्स में नॉर्मली सिर्फ जुडिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर्स के साथ साथ उस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है।
लेकिन हर सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। ट्रिब्यूनल्स की अपनी आलोचनाएं और कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहले उनकी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में सरकार का काफ़ी दखल होता है। इसके अलावा उनके प्रोसीजर्स में इनकंसिस्टेंसी, मेंबर्स के पद खाली रहने से आने वाली डिलेज और न्यायिक व्यवस्था का अलग अलग हिस्सों में बंट जाना, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो इस फ्रेमवर्क के सामने बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। भाग 5 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, संवैधानिक जांच। अब आते हैं एक क्लाइमेक्स पॉइंट पर। आखिर फाइनल वर्ड किसका होता है? अगर किसी कानून में ये लिखा भी हो कि ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा, तब भी वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकते। ट्रिब्यूनल्स अपनी शक्ति के दायरे यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें संविधान को मानना होगा और नेचुरल जस्टिस का पालन करना ही होगा। उनकी डिसीजंस पर संवैधानिक अदालतों की नज़र हमेशा रहती है। इस पॉइंट को सबसे बेहतरीन तरीके से साफ किया 1997 के लैंडमार्क एल चंद्र कुमार केस ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इस एक फैसले ने इस गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि ट्रिब्यूनल्स कभी भी हाई कोर्ट्स को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स मददगार जरूर हैं, पर वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए और भी अहम केसेस हैं, जैसे 1987 का एसपी संपत कुमार केस, जिसने एक प्रभावी और स्वतंत्र व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया, और 2010 का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी केस, जहां कोर्ट ने साफ किया कि ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस और उनके जुडिशियल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखना कितना जरूरी है। संवैधानिक मूल्यों से कभी भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम कभी न्यायिक स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बलि दिए बिना परफेक्ट एफिशिएंसी और तेज न्याय प्राप्त कर सकते हैं, या तेजी और संवैधानिक निष्पक्षता के बीच हमेशा एक संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज हमने समझा कि ट्रिब्यूनल्स आधुनिक राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं, पर उनके ऊपर कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल चेक रहना हमेशा सर्वोपरि रहेगा।